आज के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। जब भी मनोविज्ञान या कहीं साइकोलॉजी का जिक्र आता है ना, तो मन में एक बड़ी ही टिपिकल सी छवि बनती है। बिल्कुल, एक चमड़े का शानदार सोफा और उस पर बैठा एक व्यक्ति। हाँ, और सामने चश्मा लगाए एक एक्सपर्ट जो बस चेहरा देखकर दिमाग पढ़ लेगा, जैसे कोई जादू हो या मतलब माइंड रीडिंग की कोई रहस्यमयी कला। अरे हाँ, वो फिल्मों वाला टिपिकल सीन। लेकिन आज हमारा मिशन इसी लोकप्रिय गलतफहमी को पूरी तरह से दूर करना है। सही कहा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मनोविज्ञान असल में क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ये सिर्फ किसी का दिमाग पढ़ने का जादुई करतब नहीं है, बल्कि एक बेहद ठोस और डेटा पर आधारित विज्ञान है। और इसके लिए हमारे पास जो आज स्रोत है वो बहुत ही प्रामाणिक है। हम इग्नू के मनोविज्ञान परिचय नाम की एक अकादमिक इकाई को अपना आधार बना रहे हैं। इसमें मनोविज्ञान के शुरुआती इतिहास, इसकी शोध विधियों और भारत में इसके विकास को बहुत गहराई से समझाया गया है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से, मतलब इस शब्द मनोविज्ञान या साइकोलॉजी से। जब हम शब्दों के इतिहास में जाते हैं तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो प्राचीन शब्दों से बना है। पहला है साइके, जिसका अर्थ है आत्मा या जिंदगी, और दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब होता है ज्ञान या अध्ययन। बिल्कुल, तो शाब्दिक अर्थ में ये मूल रूप से आत्मा का अध्ययन था। अब सोचिए, आत्मा जिसने ना देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, उसका अध्ययन। यही वजह है ना कि सदियों तक इसे दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी का ही एक हिस्सा माना जाता था। उस दौर में कोई प्रयोगशाला तो थी नहीं, बस पेड़ों के नीचे बैठकर जीवन के रहस्य सुलझाए जाते थे। हाँ, शुरुआत में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे ग्रीक दार्शनिकों ने इसे आत्मा और चेतना की उलझनों को समझने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन समय के साथ मनोविज्ञान ने खुद को बदला। मुझे सुकरात का वो विचार याद आ रहा है, अपने को जानो। सुनने में साधारण है, पर उस समय ये एक बहुत क्रांतिकारी बात थी कि इंसान खुद के मन के भीतर झांके। एकदम सही। और दर्शन शास्त्र के इसी दौर में एक बहुत ही मजेदार तथ्य भी सामने आता है। फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेकार्ट का विचार। अरे हाँ, डेकार्ट। उन्होंने तो शरीर और आत्मा के रिश्ते को लेकर एक बहुत ही अजीब दावा किया था। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में एक छोटी सी पाइनियल ग्रंथि होती है। पाइनियल ग्लैंड। हाँ, और उनके अनुसार वही भौतिक शरीर और अमूर्त आत्मा के बीच का संपर्क बिंदु है। मतलब एक मटर के दाने के बराबर की ग्रंथि सारा नियंत्रण कर रही है। आज के समय में ये सुनना थोड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है दर्शन शास्त्र और विज्ञान के बीच की एक कशमकश। डेकार्ट ने कम से कम ये तो माना कि मन और शरीर के बीच कोई भौतिक संबंध है, और यहीं से बदलाव की नींव पड़ी। बिल्कुल, असली बदलाव या कहें मनोविज्ञान का एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में जन्म 1879 में हुआ। मतलब दर्शन शास्त्र की छाया से निकलकर विज्ञान की मेज पर आ गया। और फिर 1890 में विलियम जेम्स की किताब प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी आई, जिसने इसे पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। ये सफर तो वाकई बहुत दिलचस्प है, लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या मानवीय भावनाओं या मूड स्विंग्स को नापना भौतिकी या रसायन विज्ञान जितना वैज्ञानिक हो सकता है? ये शंका बहुत लोगों को होती है। मतलब भौतिकी में तो गुरुत्वाकर्षण का एक फॉर्मूला है, रसायन विज्ञान में बता सकते हैं कि दो केमिकल मिलाने से क्या होगा, पर इंसान के गुस्से या खुशी को क्या किसी फॉर्मूले में बांधा जा सकता है? क्या ये सच में विज्ञान है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। लगता है ना कि दिमाग इतना अस्थिर है तो विज्ञान कैसे हुआ? लेकिन मनोविज्ञान पूरी तरह से अनुभविक और वस्तुगत है। अनुभविक मतलब एम्पिरिकल? हाँ, एम्पिरिकल। ऐसा नहीं है कि कोई मनोवैज्ञानिक बस आपको देखकर मनगढ़ंत बातें बता दे। भौतिकी की तरह इसमें भी समस्या की पहचान होती है, फिर एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस बनती है, फिर प्रयोग होते हैं, डेटा इकट्ठा होता है, और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करके ठोस निष्कर्ष निकाला जाता है। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए स्रोत में जॉन लॉक के अनुभविक उपागम का जिक्र है। उनका मानना था कि इंसान का दिमाग जन्म के समय एक कोरी स्लेट की तरह होता है। हमारा सारा ज्ञान सिर्फ हमारी आंखों, कानों, त्वचा मतलब संवेदी अंगों के जरिए ही आता है। तो इसका मतलब है कि आधुनिक मनोविज्ञान किसी छठी इंद्रिय या अदृश्य शक्ति की बात नहीं करता। ये उन चीजों पर आधारित है जिन्हें देखा जा सकता है, जिनके सबूत जुटाए जा सकते हैं। और इसी वजह से मनोविज्ञान में परिणामों का मूल्यांकन वस्तुगत होता है। मतलब अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं तो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा शोधकर्ता भी उसे दोहरा सकता है। बिल्कुल, और ये जो दोहराए जाने की क्षमता है, रेप्लिकेबिलिटी,
यही से एक सच्चा विज्ञान बनाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब हम इस विषय को असल दुनिया में देखते हैं तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। आमतौर पर लोग मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक मतलब साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, ये अंतर समझना बेहद जरूरी है। लोगों को लगता है जो मन की बात सुन रहा है वही दवा भी दे देगा, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक मनोवैज्ञानिक के पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं होती। वे मनोविज्ञान में मास्टर्स और पीएचडी करते हैं। उनका काम व्यवहार का अध्ययन करना, परीक्षण करना और थेरेपी या काउंसलिंग देना है। वो जीवन की उलझनें सुलझाते हैं। हाँ, दूसरी ओर मनोचिकित्सक या साइकियाट्रिस्ट मूल रूप से एक मेडिकल डॉक्टर होता है। उनके पास एमबीबीएस जैसी डिग्री होती है। वे मानसिक बीमारियों के जैविक कारणों को समझते हैं और वो दवाइयां लिख सकते हैं, जो कि मनोवैज्ञानिक नहीं कर सकते। एकदम सही। एक और मिथक है कि मनोवैज्ञानिक सिर्फ क्लिनिक में सोफे के पास बैठे होते हैं। स्रोत में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के बहुत रोचक आंकड़े हैं। वो ग्राफ क्या कहता है? वो बताता है कि लगभग 25.5% मनोवैज्ञानिक तो विश्वविद्यालयों में काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नए शोध कर रहे हैं। और लगभग 25% अस्पतालों में है। हाँ, और करीब 16% अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी सब तो कॉर्पोरेट कंपनियों, स्कूलों और यहाँ तक कि सेना में भी है। यही तो मनोविज्ञान की असल ताकत है। इसके इतने सारे उपक्षेत्र हैं, जैसे फोरेंसिक मनोविज्ञान को ही लें। अरे वो तो एकदम थ्रिलर फिल्म जैसा है। बिल्कुल, जहां मनोवैज्ञानिक आपराधिक मामलों की जांच करते हैं, अपराधियों की मानसिकता समझते हैं कि आखिर कोई अपराध करता क्यों है। और खेल मनोविज्ञान भी तो है। एथलीट्स शारीरिक रूप से फिट होते हैं, पर बड़े मैच के दबाव में बिखर जाते हैं। वहां खेल मनोवैज्ञानिक उनका फोकस बढ़ाते हैं और तनाव कम करते हैं। इसके अलावा एक पर्यावरण मनोविज्ञान भी है। ये देखता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, जैसे जिस दफ्तर में हम काम कर रहे हैं वहां की रोशनी कैसी है, खिड़कियां हैं या नहीं। इन सब चीजों का हमारे मूड और काम पे बहुत असर पड़ता है। और कॉर्पोरेट दुनिया में संगठनात्मक मनोविज्ञान का भी बड़ा रोल है। हाँ, जो ऑफिस में कर्मचारियों की कार्यकुशलता और जॉब सेटिस्फैक्शन पर काम करते हैं, जो टीम बिल्डिंग गेम्स होते हैं ऑफिस में, वो भी इन्हीं का आइडिया होता है। तो निष्कर्ष यही है कि जहां इंसान है वहां मनोविज्ञान है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर परेशान करता है कि ये मनोवैज्ञानिक दिमाग को पढ़ते कैसे हैं? उनका टूल बॉक्स क्या है? हाँ, इसके लिए 3 मुख्य शोध विधियों को समझना होगा: वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक और सहसंबंधात्मक, मतलब डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और कोरिलेशनल। चलिए इन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले वर्णनात्मक विधि। इसमें केस अध्ययन का तरीका बहुत खास है। केस स्टडी। हाँ, इसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन का बहुत गहराई से विश्लेषण होता है। जैसे सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी पूरी थ्योरी बनाने के लिए कोई बड़े सर्वे नहीं किए थे। उन्होंने अपने मरीजों के सपनों और उनके जीवन की केस स्टडी की थी। और जीन पियाजे का उदाहरण तो और भी हैरान करने वाला है। उन्होंने बाल विकास समझने के लिए खुद अपने ही बच्चों का सालों तक अध्ययन किया। वो रोज नोट करते थे कि उनके बच्चे खिलौने कैसे पकड़ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। लेकिन केस अध्ययन में एक कमी है। इससे हम ये साबित नहीं कर सकते कि किस कारण से क्या प्रभाव पड़ा। इसके लिए प्रयोगात्मक विधि चाहिए, जो इसे भौतिकी के स्तर पर लाती है। हाँ, इसमें 2 तकनीकी चीजें हैं: स्वतंत्र चर और आश्रित चर, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसे उस कॉफी वाले उदाहरण से समझते हैं जो स्रोत में दिया है। मान लीजिए कोई देखना चाहता है कि क्या कॉफी पीने से टाइपिंग स्पीड बढ़ती है। तो इस प्रयोग में कॉफी की मात्रा वो स्वतंत्र चर है, जिसे शोधकर्ता बदल सकता है। किसी को 1 कप दी, किसी को 2। और टाइपिंग की गति आश्रित चर है, जो इस पर निर्भर करती है। बिल्कुल, और इस दौरान कमरे का तापमान, शोर, कीबोर्ड सब एक समान रखा जाता है, ताकि पता चले कि जो भी बदलाव हुआ वो सिर्फ कॉफी की वजह से हुआ। हाँ, और तीसरी विधि है सह संबंधात्मक विधि, कोरिलेशनल मेथड। ये तब काम आती है जब हम लैब में प्रयोग नहीं कर सकते, पर यह देखना होता है कि दुनिया में 2 चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं। जैसे बुद्धि और खुशी के बीच का संबंध। क्या ज्यादा अक्लमंद लोग ज्यादा खुश रहते हैं या ज्यादा सोचना उन्हें तनाव देता है? इसे मापने के लिए सांख्यिकी में एक पैमाना होता है जो +1 से -1 तक चलता है। अगर स्कोर +1 की तरफ है तो ये सकारात्मक सहसंबंध है, मतलब बुद्धि बढ़ रही है तो खुशी भी बढ़ रही है। और अगर -1 है तो ये नकारात्मक है, मतलब बुद्धि ज्यादा तो खुशी कम। और 0 है तो कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है।
सह संबंध का मतलब ये नहीं है कि एक चीज दूसरे का कारण है। बिल्कुल नहीं। कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। तो इस सब का मतलब क्या है? हमने मनोविज्ञान की दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन भारत के संदर्भ में इन सब का क्या मतलब है? ये एक बहुत ही अहम पहलू है। हमारी संस्कृति तो हजारों सालों से ध्यान, योग और मन की बातें करती आई है। फिर ये लैब वाला आधुनिक मनोविज्ञान भारत में कैसे आया? देखिए, हमारे उपनिषदों में चेतना और मानव व्यवहार की बहुत गहरी बातें थीं, लेकिन जो आधुनिक प्रयोगशाला वाला मनोविज्ञान है, उसका उदय भारत में पश्चिमी प्रभाव से ही हुआ। और इसकी शुरुआत हुई 1905 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से, जब सर ब्रोजेंद्र नाथ सील ने पहला पाठ्यक्रम तैयार किया था। हाँ, और फिर 1916 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में ही पहला स्वतंत्र मनोविज्ञान विभाग खुला। और डॉक्टर एन सेनगुप्ता का नाम तो इतिहास में दर्ज है। वो हार्वर्ड से पढ़कर आए थे और उन्होंने भारत में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की शुरुआत की। इसके बाद 1922 में गिनेंद्र शेखर बोस ने इंडियन साइको एनालिटिक्स सोसाइटी की स्थापना की। उनका काम बहुत खास है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ फ्राइड के पश्चिमी सिद्धांतों की नकल नहीं की, उन्होंने उन सिद्धांतों को भारतीय संस्कृति और यहाँ के पारिवारिक ढांचे के साथ जोड़ने का साहसिक काम किया। मतलब पश्चिमी सिद्धांत को पूर्वी नजरिए से देखा। बिल्कुल। और इसके बाद तो देश भर में मनोविज्ञान विभाग खुलने लगे, मैसूर, अलीगढ़, दिल्ली। और 1974 का साल तो एक मील का पत्थर है, जब बैंगलोर में निम्हांस की स्थापना हुई, जो आज भी पूरे एशिया में एक मिसाल है। तो भारत में मनोविज्ञान पश्चिमी मॉडल से शुरू तो हुआ, लेकिन बाद में इसने अपना एक स्वदेशी रंग ले लिया। अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें, तो ये बात साफ है कि मनोविज्ञान सिर्फ कुछ लोगों को ऑब्जर्व करने का तरीका नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो ये डेटा और सांख्यिकी पर आधारित एक कठोर प्रणाली है। लिप्जिग की पहली लैब से लेकर आज निम्हांस की रिसर्च तक, इसने साबित किया है कि मानव मस्तिष्क को समझने के लिए विज्ञान की जरूरत है। और ये विज्ञान हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह है। दफ्तर में सहकर्मियों से बात करना हो, खेल के मैदान का दबाव हो, या मार्केटिंग के विज्ञापन देखकर कुछ खरीदना हो, सब कुछ मनोविज्ञान से जुड़ा है। इसे समझना खुद को और दुनिया को बेहतर समझने जैसा है। पर इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही विचलित करने वाला सवाल आ रहा है, जो इसी स्रोत से जुड़ा है। कौन सा सवाल? स्रोत में कहा गया है कि मनोविज्ञान का एक बड़ा लक्ष्य मानव व्यवहार की भविष्यवाणी करना और उसे नियंत्रित करना है। प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। हाँ। तो अगर वैज्ञानिक डेटा और वेरिएबल से ये सटीक अनुमान लगाया जा सकता है कि मैं किसी परिस्थिति में क्या करूंगी, तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल कहाँ गई? ये तो बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल है। क्या हम सच में अपने फैसले खुद ले रहे हैं, या हम बस अपनी बायोलॉजिकल बनावट और सामाजिक प्रोग्रामिंग का एक चलता फिरता नतीजा है, जिसकी भविष्यवाणी कोई भी मनोवैज्ञानिक फॉर्मूला कर सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान और दर्शन की सीमाओं को चुनौती देता है, और सच कहूं तो हमारे अस्तित्व पर सोचने को मजबूर कर देता है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए ये सोचने का एक बहुत ही शानदार बिंदु है। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस दिलचस्प विषय पर बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। सुनते रहिए और इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।